Hi everyone, this is CA Shubhi Agarwal and this is part 2 of the video regarding Ind AS 102, that is share based payment. This is a very important series in the video of Ind AS 102 that talks about recognition measurement, and the entire concept of SBP is based on this very video. So please watch it very carefully. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए एसबीपी अग्रीमेंट में या ट्रांजैक्शन में, तो ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम बेसिकली ये 3 टर्म्स जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला आता है ग्रांट डेट। ये होती क्या है ग्रांट डेट? द डेट एट विच द एंटिटी एंड द अदर पार्टी इंक्लूडिंग एन एम्प्लॉय अग्री टू द शेयर बेस्ड पेमेंट अग्रीमेंट। जिस दिन एंटिटी और अनदर पार्टी अग्री करते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए, उस दिन को हम ग्रांट डेट बोलते हैं। शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अरेंजमेंट, तो ये दिन हमारा ग्रांट डेट हो जाता है। एट द ग्रांट डेट द एंटिटी कॉन्फर्स ऑन द काउंटर पार्टी द राइट टू कैश एसेट्स और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एंटिटी प्रोवाइडेड द स्पेसिफाइड वेस्टिंग कंडीशंस इफ एनी आर मेट। इस दिन जो एंटिटी है वो काउंटर पार्टी को राइट दे देती है कि वो कैश एसेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ले सकता है एंटिटी के, अगर वो स्पेसिफाइड वेस्टिंग कंडीशंस वो पूरी कर देता है। वेस्टिंग कंडीशंस टाइप की कंडीशंस होती हैं, अगर वो पूरी कर देता है तो एंटिटी के वो इंस्ट्रूमेंट्स ले सकता है या कैश या एसेट जो भी है वो ले सकता है। इफ़ अग्रीमेंट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल, फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स, ग्रांट डेट इज इक्वल टू व्हेन अप्रूवल इज ऑब्टेन। अगर जो एग्रीमेंट है वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, तो ग्रांट डेट तब होगी जब अप्रूवल मिल जाएगा। दूसरा आता है मेजरमेंट डेट। द डेट एट विच द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड इज मेजर्ड फॉर दिस इंड एस। जिस डेट की फेयर वैल्यू हम कंसिडर करते हैं फॉर मेजरिंग द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, उस डेट को मेजरमेंट डेट बोलते हैं। हो सकता है हमारी रिकग्निशन डेट अलग हो, मेजरमेंट डेट अलग हो, तो ग्रांट डेट अलग हो, तो ये डेट कौन सी होती है? जिस डेट का हम फेयर वैल्यू कंसिडर करते हैं उस डेट को मेजरमेंट डेट बोलते हैं। फेयर वैल्यू क्या होता है? द अमाउंट फॉर विच द एसेट कुड बी एक्सचेंज्ड, अ लायबिलिटी सेटल्ड और एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड could be exchanged between knowledgeable willing party in arm's length ट्रांजैक्शन। तो ये बेसिकली फेयर वैल्यू की डेफिनेशन है। ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें एसेट कुड बी एक्सचेंज, लायबिलिटी सेटल हो सकती है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट हो सकता है बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टी इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। ये जब आप फेयर वैल्यू वाला एस पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अभी के लिए आप ये दोनों मेनली समझ लो। तो स्टार्ट करते हैं आगे का। रिकग्निशन। अब हम कब शेयर बेस्ड पेमेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे, इसकी टाइमिंग क्या होगी? तो गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। गुड्स के लिए हम तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमने गुड्स रिसीव किए हैं। सर्विसेज के लिए तब हम रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमने सर्विस ऑब्टेन करी है। अकाउंटिंग एंट्रीज में क्या करेंगे? डेबिट उसको करेंगे, किसको? एक्सपेंसेस को या फिर एसेट को। अगर गुड्स एंड सर्विसेज एसेट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो एसेट डेबिट होगा, या नहीं तो एक्सपेंसेस। अगर और क्रेडिट क्या होगा? अगर इंक्रीज इन इक्विटी हो रहा है तो इन केस ऑफ इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट हम इंक्रीज इन इक्विटी रिकॉर्ड करेंगे, और कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट में हम लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉग्निशन विल डिपेंड अपॉन द वेस्टिंग कंडीशंस, वो वेस्टिंग कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, एंड इट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड वेस्टिंग वैल्यू ऑफ द एसबीपी। और ये किस पे बेस्ड होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड वेस्टेड वैल्यू ऑफ द एसबीपी। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी तो ये क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की। हम मेजर कैसे करेंगे कि कितना हमको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, कितनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, हमको मेजर किस बेसिस पे करेंगे? तो बेसिकली हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट और कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। तो इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट अगर हम देखें तो इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ एंड नॉन एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए मेजरमेंट बेसिस क्या होगा? फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। जो भी फेयर वैल्यू है ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड वो होगा मेजरमेंट बेसिस। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द फेयर वैल्यू ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड। फेयर वैल्यू ऑफ द सर्विसेज जो रेंडर करी हैं उसकी वैल्यू पता करना मुश्किल है
और पॉसिबल ही नहीं है एक तरीके से, तो इसलिए हम फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वो कंसिडर करते हैं। और किस डेट की वैल्यू लेंगे हम? ग्रैंड डेट की। इस केस में हम ग्रैंड डेट की वैल्यू लेते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ग्रैंड डेट की वैल्यू हम लेते हैं। नॉन एम्प्लॉय के केस में मेजरमेंट बेसिस क्या होगा? फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड। तो इसमें हम फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड लेंगे मेजरमेंट बेसिस, और मेजरमेंट डेट क्या होगी? डेट व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर रिसीव्ड। अब इनको हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे? ये तो मेजरमेंट का हो गया, जब हमने रिसीव करी गुड्स एंड सर्विसेज नॉन एम्प्लॉय के केस में, और एम्प्लॉय के केस में ग्रैंड डेट। रिकॉग्नाइज कब करेंगे? डेट व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड डिपेंड अपॉन दी वेस्टिंग कंडीशन। तो जब हमने गुड्स रिसीव किया, सर्विसेज रिसीव की, जो कि डिपेंड करेगा सर्विस के केस में अपॉन द वेस्टिंग कंडीशन बेस्ट एस्टिमेट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, अब इसके केस में क्या होगा? मेजरमेंट बेसिस फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी अंटिल सेटल्ड। अब इसमें क्या हम मेजरमेंट बेसिस लेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी until settled entity shall remeasure the fair value of the liability at each reporting period and at the date of the settlement and recognize P&L for the period। अब जो लाइबिलिटी के केस में क्या होगा? जो फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी है वो until the entity settles that, वो ईच रिपोर्टिंग पीरियड में उसको रीमेजर करेगी, दोबारा मेजर करेगी, एंड एट द डेट ऑफ द सेटलमेंट एंड रिकोगनिशन, और एट द डेट ऑफ द सेटलमेंट, और सेटलमेंट के टाइम पे भी वो उसको रीमेजर करेगी, और जो भी डिफरेंस होगा रीमेजरमेंट से वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेगी। तो आई रिपीट, लाइबिलिटी के केस में जो कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में जो फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी होगी वो होगी हमारी मेजरमेंट बेसिस, और ये तब तक हम रीमेजर करेंगे, हम तब रीमेजर करेंगे एट द ईच रिपोर्टिंग पीरियड एंड एट द एंड ऑफ द सेटलमेंट। रिपोर्टिंग पीरियड हो गया हमारा 31, जो भी हमारी रिपोर्टिंग डेट होती है 31 मार्च, और जो भी डिफरेंस होगा वो P&L में रिकॉर्ड करेंगे। इंक्रीज इन इक्विटी प्राइस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड एज सार शेयर एप्रिसिएशन राइट। जो इंक्रीज होता है वो कई बार हम शेयर एप्रिसिएशन राइट के नाम से भी हम रिकॉर्ड करते हैं। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट का। पहले ABC ग्रांटेड टू इट्स एम्प्लॉय शेयर ऑप्शंस विद फेयर वैल्यू ऑफ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2010। तो उस ABC ने अपने एम्प्लॉय को ग्रांट कर दिए शेयर ऑप्शंस जिसकी फेयर वैल्यू थी 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020 इफ़ दे रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन अप टू 31 मार्च 2023। तो अगर वो इतने समय तक रहते हैं तो उनको ये शेयर्स ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो एक तरीके से ये हमारी वेस्टिंग कंडीशन है। ऑन 31 मार्च 2011 एंटिटी एक्सपेक्ट्स ओनली 91% एम्प्लॉय टू रिमेन इन द एम्प्लॉयमेंट। 11 में एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि सिर्फ 91% एम्प्लॉय रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल तक, और 12 में एंटिटी एक्सपेक्ट करती है ओनली 89% ऑफ द एम्प्लॉयज टू रिमेन इन द एम्प्लॉयमेंट। However, only 82% remain in the organization at the end of 2023. All of them exercise their options. At the end of 23, all of them exercise the option pass the journal entries. तो इसमें पूरा हम एस्टिमेट बेसिस पे करेंगे। अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? अब हमको रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले हमने एम्प्लॉय के केस में क्या कंसिडर किया था? मेजरमेंट बेसिस क्या हो गया? फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो फेयर वैल्यू हमारा ये हो गया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का, और मेजरमेंट डेट क्या होगी? ग्रैंड डेट। तो ये हमारी 2010 जो है ये हमारी ग्रैंड डेट हो गई, तो इसके बेसिस पे हम मेजर करेंगे। और रिकॉग्निशन डेट व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव विच विल डिपेंड अपॉन द वेस्टिंग कंडीशन। तो क्या सबसे पहले करेंगे? पीरियड 1 का निकाल लेंगे। प्रोपोर्शन 1/3 हम बोल रहे हैं, 1/3 एम्प्लॉय, 1/3 हमारा वेस्टिंग कंडीशन कितना है? 3 साल का है। 3 साल को हम 3 साल में डिवाइड कर देंगे तो 1/3 प्रोपोर्शन का फेयर वैल्यू हो जाता है 5 लाख, और इसमें से 91% वेस्ट हो गया। तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 इंटू 5 लाख इंटू 91%, तो हमारा क्यूमुलेटिव एक्सपेंस आ जाएगा 151,667। तो हमारे एक्सपेंस कितने रिकॉर्ड हो गए? 151,667। अब अगली पीरियड में 2/3 प्रोपोर्शन ले लेंगे, दैट इज़ हमारा 2/3 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो फेयर वैल्यू है 5 लाख टू बी वेस्टेड, 89% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेस्ट हो जाएगा। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इंटू 5 लाख इंटू 89%, तो हमारा क्यूमुलेटिव एक्सपेंस हो गया
296667। तो हमारा इस साल का एक्सपेंस कितना हुआ पीरियड 2 का, द क्यूमुलेटिव माइनस द प्रीवियस वन। सो 296667 माइनस 151667, तो ये हमारा 145000 आ गया। अब पीरियड 3 में प्रोपोर्शन है 3/3, ऑल थ्रीज फुलफिल्ड, सो हमारा प्रोपोर्शन हो गया 1। अब फेयर वैल्यू है 5 लाख, दिस इज ऑन बेस्ड ऑन द ग्रांड डेट फेयर वैल्यू टू बी वेस्टेड, 82% वेस्ट हो जाएगा। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 410000, दैट इज 3/3 इंटू 5 लाख इंटू 82%, इतना। ये हमारा टोटल एक्सपेंसेस हो गया 3 साल का। अब इसमें से हम क्यूमुलेटिव प्रीवियस ईयर का माइनस कर देंगे तो हमारा इस साल का एक्सपेंस आ जाएगा, दैट इज 113333। सो वी हैव टोटल एक्सपेंसेस ऑफ 4,10,000। नाउ वील पास द जर्नल एंट्रीज। दिस इज द जर्नल एंट्रीज। So first period, that is 31st March 2011. At the end of 31st March 2011, we'll pass the entry employee benefit expense debit 151667 to SBP reserve, that is equity account 151667। तो ये हमारे पीरियड 1 का एक्सपेंस हो गया। अब पीरियड 2 का सिमिलरली हम रिकॉर्ड करेंगे क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू SBP रिजर्व इक्विटी अकाउंट 145,000। पीरियड 3 का फिर से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू SBP रिजर्व 113333 शेयर बेस पेमेंट रिजर्व इक्विटी। अब हम चौथी एंट्री पास करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम जो भी हमने इक्विटी में एक्यूमुलेट किया था इन 3 एंट्रीज़ में, उसको रिवर्स करके शेयर कैपिटल में डाल देंगे। तो शेयर बेस पेमेंट रिजर्व डेबिट टू इक्विटी to share capital account 4,10,000. This is at 31st March 2013 when the condition is satisfied and all the shares are vested. Now this is problem number 2, that is based on the cash settled share based payment. It says XYZ issues 10,000 SAR, that is share appreciation right, that vest immediately to the employees. अब इस केस में immediately vest हो रहे हैं। On 1st April 2010 द सार विल बी सेटल्ड इन कैश। ये अब कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट के बारे में बात हो रही है। फेयर वैल्यू ऑफ सार इज ₹95। सार कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम अप टू 31st March 2013। At the end of the period 31st March 2011, it is expected that 95% of the employees will exercise the option, 92% of the total employees will exercise the option at the end of the next year, and finally 89% of the employee will exercise at the end of 3rd year. Fair value has been given below। 31st March 11 में 112 है, 12 में 109 है, 13 में 114 है। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। तो अब ये कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं और हर पीरियड में रीमेजर करते हैं। तो जैसे हमने इसमें देखा था, फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी विल बी रीमेजर एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, और जो भी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वो P&L में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेयर पीरियड 1 स्टार्ट डेट का निकालते हैं। फेयर वैल्यू हमारी क्या है, लाइबिलिटी की इस समय 95, ये हमारी फेयर वैल्यू ऑफ सार है 95। हमने बोला 100% वेस्ट हो गया है, तो क्यूमुलेटिव हमारा हो गया 9,50,000, एक्सपेंस भी हो गया 9,50,000। अब पीरियड 1 में वेस्ट तो सब हो गए हैं, लेकिन अब 112 हो गया हमारा फेयर वैल्यू और वेस्टेड हो गया 95%, और क्यूमुलेटिव इसका निकल आया हमारा 1,064,000। ये वाला क्यूमुलेटिव माइनस दिस फिगर इज़ 1,14,000। अब हमने इसको रीमेजर कर दिया इस बेसिस पे एट द एंड ऑफ पीरियड 1। अब एट द एंड ऑफ पीरियड 2 फिर से हम क्या लेंगे, फेयर वैल्यू हमारी फिर से रीमेजर हो गई 109 टू बी वेस्टेड 92% एंड क्यूमुलेटिव इज़ 1,002,800। तो इस बार हमारा इंक्रीज हो ये जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो गई है, तो इस वजह से हम एक इंक्रीज़ रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने नेगेटिव में 61200 रिकॉर्ड कर दिया। पीरियड 3 में फेयर वैल्यू 114 है, 89% वेस्ट हो रहा है, क्यूमुलेटिव निकल के आया 1014600, दैट इज़ 114 मल्टीप्लाइड बाई 89%, दैट इज़ 1014600। अब इसमें से हम ये वाला माइनस करेंगे फिगर ऊपर वाला, दैट इज़ 1,028,000, तो हमारा आ जाएगा 11800। तो हमारा टोटल एक्सपेंस की लाइबिलिटी हो गई कितनी, 1014600, जो कि हमने कैश सेटल करनी है। तो अब हम लास्ट में इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं।
जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। अप्रैल 1, 2020 में शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड लाइबिलिटी 9,50,000 रिकॉर्ड करी हमने और 9,50,000 डेबिट हो गया हमारा एक्सपेंस और क्रेडिट हो गई हमारी लाइबिलिटी। तो हमने फेयर वैल्यू ऑफ दी सार को रिकोगनाइज्ड कर लिया। अब क्या अगले पीरियड 31 मार्च 21 में 31 मार्च 11 में हमने क्या किया, रीमेजर करा अपनी लाइबिलिटी, क्योंकि ये कैश बेस्ड पेमेंट है तो ये रीमेजर हो रही है, तो इस वजह से हमने इसको रीमेजर किया। तो रीमेजर किया तो हमारा एक्सपेंस इतने से इंक्रीज़ हुआ, तो हम इसको पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्सपेंस डेबिट 114,000 एंड एसबीपी लाइबिलिटी क्रेडिट 114,000। अब 31 मार्च 12 की देखते हैं एंट्री, एसबीपी डेबिट लाइबिलिटी डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। अब इसमें ये एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्यों? क्योंकि हमारा रिवर्सल हो गया था 61200 का, तो हमने रिवर्स एंट्री पास कर दी। अब फिर से हमारा एक्सपेंस आया तो हमने 31 मार्च 2013 में ये एंट्री पास कर दी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट 11800 11800। एंड फाइनली जो भी हमारा लाइबिलिटी अकाउंट में एक्यूमुलेट हुआ अब तक, एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट दैट इज़ द टोटल लाइबिलिटी, वो हमने डेबिट कर दी और हमने कैश से सेटल कर दिया, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो दिस इज़ हाउ वी रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ द कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट एंड द इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। आप एक बार, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप स्पीड स्लो करके देख सकते हैं, या फिर आप एक बार फिर से वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, और एक बार क्लैरिटी हो गई तो आप आसानी से सम्स सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके आगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े टेक्निकल हो जाएंगे, तो वो हम अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।